तो आज हम लोग देखते हैं मैथ के फार्मूलेज। डॉक्टर मनोहर रे की बुक से हैं सारे फार्मूले, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि जिसका फार्मूला है a इज इक्वल b प्लस बी क्यू प्लस r, जहाँ पर r जो है वो 0 से लेकर b तक है। और इसको निकालते इस तरह से है, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर a और q अपॉन यहाँ पर शेषफल r बचेगा, जिसकी प्रमेय हम लोग ने पढ़ी थी a इज इक्वल बी क्यू प्लस r। दूसरा फार्मूला हमारा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल ए इंटू बी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। नेक्स्ट आता है हमारा परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p व q के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब है जो आपस में कटती ना हो। इसके बाद देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव का मतलब होता है जैसे 1.57, ये पूरा पूरा कट गया तो ये है शांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है? जो पूरा पूरा ना कटे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है कि ये जैसे 1.444 है, ये रिपीट होती चली जाए तो उसे बोलते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार। दूसरी होती है अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है जैसे 2.57632 और इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये पूरा पूरा कटता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनावर्ती दशमलव प्रसार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या p अपॉन q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q का मतलब होता है हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हों। मतलब यहाँ पर 2 की पावर m 2 इंटू 5 जरूर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं होता है परिमेय संख्या p अपॉन q दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप के ना हो। इसका मतलब है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा कुछ आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए और इस तरह से कुछ भी आ जाए। मतलब 2 की पावर n भी हो, 5 की पावर m भी हो और कोई अन्य संख्या हो, या 2 की पावर n या 5 की पावर m ना हो, तो भी ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुपद। बहुपद में px बराबर होता है बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है कि बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर एक x है जो चर पद है, यहाँ पर x की घात लगी हुई है 2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। रैखिक बहुपद में x की उच्चतम घात 1 हो सकती है, द्विघात बहुपद में x की उच्चतम घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद में x की उच्चतम घात 3 होती है। आगे देखते हैं किसी बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इनके शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। शून्यांकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए।
नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा दिए हों तो बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसके बाहर होगा के से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। आगे आता हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म। जैसा कि हम लोग ने देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में कि इस तरह से बनाया था। यहाँ पर होता था हमारा p, तो p की जगह आ गया है आपका gx, और यहाँ पर आ गया है px, और यहाँ पर आ गया है आपका qx, और शेषफल आपका आता है rx। इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे और इसको ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें बराबर होंगी px के। वही यहाँ पर दिया गया है px इज इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर युग्म का मतलब होता है एक साथ दो समीकरण, एक साथ दो समीकरण होते हैं जहाँ पर उसे बोलते हैं युग्म। और रैखिक का मतलब होता है एक ही रेखा में या एक सरल रेखा में। यहाँ पर दिया गया वह समीकरण जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। नंबर 2, समीकरण 2 सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। मतलब इस तरह की एक सरल रेखा होगी जिसको ये निरूपित करेगा, उन्हें बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर 3 फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं जो हमेशा सवालों में यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहला है, यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हुआ, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो पहला है, देखो इस तरह से होता है कि 3 कंडीशंस फॉलो होती हैं। एक या तो एक के ऊपर एक रेखा हो, या फिर दूसरी होती है प्रतिच्छेद, मतलब कहीं पर ये एक दूसरे को काटें, और तीसरी होती है समांतर, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ पर पहला दिया गया है संपाती रेखाएं संगत युग्म या अपरिमित रूप। इसमें क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। दूसरी आती है आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाओं में क्या होता है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद रेखाएं संगत रेखाएं भी बोलते हैं और अद्वितीय हल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है। तीसरा आता है आपका समांतर रेखाएं या असंगत युग्म या कोई हल नहीं। इसका फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि संगत वाली संपाती दोनों संगत हैं और ये वाली भी संगत है, लेकिन ये क्या होगी असंगत है, ये दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं रही, इसलिए किस प्रकार की हैं, असंगत हैं। आगे हम लोग देखते हैं नाव और धारा के सवाल आते हैं। तो जिसमें नाव अगर धारा के अनुकूल जा रही है, अनुकूल का मतलब एक ही दिशा में, ये देखिए जैसे नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और नदी का बहाव, नदी अगर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है और दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं, तो इनकी चाल आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे नाव की चाल, नाव की धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं पर नाव अगर जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और जो नदी का बहाव है वो उसके विपरीत है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये दोनों आपस में विरोध प्रकट कर रही हैं, इसलिए नाव की धारा के प्रतिकूल चाल आपस में घट जाएंगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूले का यूज़ और करते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब होता है जहां पर दो घात हो, किसी चर पद की दो घात हो। जैसे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी है। तो इस समीकरण में x की घात 2 है, लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए, यहाँ पर बचे केवल bx प्लस सी, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि x की घात 2 होना बहुत ही जरूरी है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं यदि x स्क्वायर का गुणांक शून्य ना हो, मतलब a का मान शून्य अगर नहीं होगा तो यहाँ पर द्विघात समीकरण होगा। आगे देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। इसकी 3-4 विधियाँ हैं। जैसे सबसे पहली विधि आती है गुणनखंड विधि, जिसमें हम लोग समीकरण जैसे दिया जाता है तो उसके गुणनखंड करके निकालते हैं। दूसरी विधि आती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसमें हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करते हैं। तीसरा आता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, जिस समीकरण में हमें एक समीकरण दिया जाता है जिसकी हम लोग तुलना करवाते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इसका फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन तीनों फार्मूलों में हम लोग अधिकतर यूज करते हैं गुणनखंड विधि का या फिर श्रीधराचार्य का, लेकिन कहीं कहीं एग्जामिनर पूछ लेता है पर्टिकुलर की पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें समीकरण हल करिए, तो वहाँ पर हम लोग को पूर्ण वर्ग लगाना पड़ता है। इसके बाद में एक फार्मूला और आता है विविक्तिकर का। विविक्तिकर का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और इसमें मूलों की प्रकृति कैसी होती है, दो भिन्न वास्तविक हल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, मतलब यहाँ पर अगर धनात्मक आता है तो वास्तविक हल होगा। नेक्स्ट आते हैं दो समान वास्तविक हल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये वास्तविक हल होगा। और थर्ड आता है कोई वास्तविक हल नहीं होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, मतलब अगर ऋणात्मक है तो ये नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक दो फार्मूले हैं। जैसे यहाँ पर एक समीकरण संख्या दी जाएगी a प्लस डी और प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस इसी तरह से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक जाएगा, जहाँ पर a हमारा होता है प्रथम पद, d हमारा होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो यहाँ से निकालेंगे d बराबर, जब निकालेंगे तो हो जाएगा a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। समांतर श्रेणी का दूसरा फार्मूला होता है nवां पद या अंतिम पद। nवां पद को l लिख सकते हैं या फिर n लिख सकते हैं, बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थर्ड फार्मूला होता है n पदों का योग। यहाँ पर लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एस एन बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं अगर हम लोग, तो आता है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहला फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक कोई सरल रेखा दी जाती है जिसमें दो बिंदु होते हैं, जैसे मान लीजिए P और Q बिंदु दिए गए हैं और इनके निर्देशांक हैं x1, y1 और x2, y2। तो इसका फार्मूला होता है PQ बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आता है आपका खंड सूत्र। खंड सूत्र का मतलब होता है कि बीच से इस रेखा को कहीं पर ब्रेक किया गया हो या कोई अन्य बिंदु लाया गया हो। जैसे इसमें बिंदु होंगे P और Q और इसका ब्रेक खंड बिंदु होगा R। ये दो भागों में डिवाइड करेगा इनको, M1 और M2। P के निर्देशांक यहाँ पर x1 और y1 दिए जाएंगे, Q के निर्देशांक x2 और y2 दिए हैं। तो यहाँ से बिंदु R के निर्देशांक जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y के पदों में देखें तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र में क्या होता है, कोई एक बिंदु आ जाता है मध्य में, जैसे P और Q कोई एक सरल रेखा है जिसमें एक बिंदु है R जिसे बोलेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। आगे एक फार्मूला देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोगों ने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्देशांक इसके दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 और सी के निर्देशांक है x3 y3। जहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया जाता है। त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमारा होता है कर्ण, और जहाँ पर ये एंगल पूछता है या जो एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये हमारी होती है आधार। यहाँ पर कुछ फार्मूले निकल के आते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करते हैं, लाल बटे कक्का। ये हो जाएगा हमारा साइन का, ये होगा हमारा कॉस और ये होगा टेन, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ये कॉसेक का, ये सेक का और ये कॉट का। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये देखिए, और टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। और यहाँ पर कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉट का अपोजिट हो जाएगा आधार बटे लंब। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन थीटा। एक टेन और कॉट के पदों में एक और फार्मूले का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, जिसका देखते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे हम लोग कुछ देखते हैं तो यहाँ पर होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन और कॉट दोनों ये आपस में चेंज होते हैं। और यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। और कुछ फार्मूले हम लोग देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन सभी फार्मूलों का यूज़ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। यहाँ पर कुछ फार्मूले निकल के आते हैं, जैसे त्रिज्य खंड का फार्मूला। तो यहाँ पर एक सर्कल होता है जिसको हम लोग केंद्र से डिवाइड करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला जो खंड होगा उसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का दीर्घ त्रिज्य खंड, और जो छोटा वाला होगा उसे बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। तो यहाँ पर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्य खंड की परिधि क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्य खंड की परिधि होती है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आगे बात करते हैं हम लोग वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड में भी इसी तरह होता है, एक सर्कल होता है जिसमें एक त्रिभुज बना होता है। बड़े वाले भाग को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले भाग को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। और वृत्तखंड की परिधि क्या होती है, त्रिज्य खंड की परिधि माइनस त्रिभुज की परिधि। और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे घन की। तो घन में सारी भुजाएं कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, जैसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। घन का आयतन आपका होता है a क्यूब, और घन का विकर्ण होता है √3a।
इस चैप्टर के बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे कि ये फार्मूले बनते कैसे हैं और कहाँ से कौन सा फार्मूला निकाला जाता है। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं घनाभ की, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इसमें देखिए लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2LB + BH। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2LB + BH + HL। और घनाभ का आयतन होता है L × B × H। यहाँ से जब घनाभ का विकर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर L² + B² + H²। आगे हम लोग बात करेंगे बेलन की। तो बेलन में जब बेलन की बात करेंगे, बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। ये इस आकृति का होता है, एक सिलेंडर के आकार का, जिसमें एक हाइट होगी और हमारी रेडियस होगी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h + r और बेलन का आयतन होता है πr²h। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे शंकु या कोन की। तो शंकु एक जोकर की टोपी की तरह होता है, जिसमें एक हाइट होती है और रेडियस होती है और एक तिरछी ऊंचाई होती है। जो ये तिरछी ऊंचाई होती है ना, इसका अलग से एक फार्मूला है। तो यहाँ पर बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट में L + r और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। और यहाँ पर हम लोग जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहे थे, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई का फार्मूला होता है L = r² + h²। कहीं कहीं इस तरह से लिखा मिल जाएगा L² = r² + h²। यहाँ से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट। ये इस तरह से लिखा हुआ है। फार्मूला हमारा है गोला, जिसको बोलते हैं स्फेयर। ये एक गोले के आकार का होता है, इसमें एक रेडियस होगी। अगर पूरी एक रेखा खींच दी जाए तो इसको बोलेंगे व्यास, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये दोनों गोले में सेम होते हैं। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। आगे हम लोग बात करेंगे अर्धगोले की या हेमिस्फेयर की। आपने बॉल देखी होगी, बॉल को अगर बीच से काट दिया जाए तो एक कटोरी के आकार का बन जाता है, जिसमें क्या होता है, एक ये रेडियस होगी। और इसका फार्मूले की बात करें तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये हम लोगों ने 2πr² निकाला और ये जो कटा हुआ भाग था ये भी एक सर्कल बन गया और इसकी त्रिज्या क्या होगी, πr²। तो 2πr² + πr², इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3πr²। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे छिन्नक की। छिन्नक क्या होता है, शंकु का एक भाग होता है जिसको बीच से काट दिया जाता है। तो ये एक बाल्टी के आकार का बन जाता है, जिसमें दो त्रिज्याएं होती हैं r1 और r2। इसकी एक लंबाई होती है h और एक तिरछी ऊंचाई होती है l। यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो होगा पाई ब्रैकेट के अंदर r1 + r2 और l। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई ब्रैकेट के अंदर r1 + r2l + πr1² + πr2²। ये πr1² और πr2² आया कहाँ से, तो एक ये आधार का क्षेत्रफल πr1² हो गया और एक ये आधार का क्षेत्रफल πr1²। तो यहाँ पर दो आधार हैं तो इनके दोनों आधारों को हमने जोड़ दिया तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। और आयतन की बात करेंगे तो हो जाएगा 1/3 πr1² + r2² + r1 × r2 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे h से। यहाँ पर बात करेंगे तिर्यक ऊंचाई की, जो होता है L = रूट के अंदर r1² - r2² का होल स्क्वायर प्लस h²। ठीक, चैप्टर की बात करें तो हम लोग है सांख्यिकी, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक तीन चीज़ें निकलवाता है हमसे, जिसको बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड।
तो माध्य में हमारी आती है 3 विधियां, एक प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तीनों के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछता है, कल्पित विधि और माध्य विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन कल्पित विधि और पग विचलन विधि से अधिकतर सवाल देखे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ पर x क्या है, आंकड़े होता है, f होती है आपकी बारंबारता। और कल्पित माध्य विधि का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ पर a हमारा होता है कल्पित माध्य और d हम लोग निकालते हैं x माइनस a से। पग विचलन विधि हमारी होती है x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ पर h होता है हमारा वर्ग अंतराल। यहाँ पर होगा u, हम लोग कैसे निकालते हैं, u निकालते हैं x माइनस a अपॉन h से। आगे हम लोग देखते हैं बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला होता है l प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। आगे हम लोग देखते हैं माध्यक या माध्यिका, जिसको बोलते हैं मीडियन। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम लोग निकालते हैं यदि n विषम हो तो माध्यक बराबर होता है n प्लस 1 अपॉन 2 वहाँ पद, और दूसरा होता है यदि सम पद दिए गए हों तो यहाँ पर हो जाएगा यदि n सम हो तो माध्यक हो जाएगा n अपॉन 2 वहाँ पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, हमेशा हमसे वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पूछता है। आगे हम लोग बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। इससे अधिकतर सवाल बनते हैं। तो माध्यक का फार्मूला होता है l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, और एक फार्मूला आता है माध्य माध्यिका और माध्यक के बीच में संबंध। यह अधिकतर बहुविकल्पी में पूछ लेता है और अधिकतर पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। और एक फार्मूला और यूज किया जाता है, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। इससे अधिकतर सवाल पूछा जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो, थोड़ी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।